हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी। विधान बायोलॉजी के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि मेमोरी ग्लैंड हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी मेमोरी ग्लैंड फंक्शंस करती है, किस तरीके से ये जो है रिस्पॉन्स करते हैं आफ्टर व्हेन जब बेबी जो है सक करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, तो उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या होता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, तो नीट के अंदर इससे जो है एक छोटा सा एनसीईआरटी में आपको टॉपिक दिया है, लेकिन इन छोटे से टॉपिक में एनसीईआरटी काफ़ी बातें कह देता है। तो यहाँ पे जब आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो होंगे वो आपको पूरी तरीके से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो अगर मैं स्ट्रक्चरली मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है आपको साइड में इस डायग्राम में देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा सोचने वाला स्ट्रक्चर या फिर मेकिंग की अगर मैं सिंप्लिसिटी की बात करूं तो आप बगल में जो डायग्राम है वो, तो मैंने दोनों तरीके के डायग्राम को लिया हुआ है और इस डायग्राम में आपको दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक में बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रक्चर विजिबल होंगे और एक दूसरा जो है वो एक्चुअली देखने में थोड़ा सा कैसा लगता है उससे वो चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बगल में राइट साइड में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखिए तो अक्सर अगर आपको कभी भी चोट लगी हो या कुछ इस तरीके की चीज़ हो, तो अक्सर जब स्किन हमारी ऊपर से उधड़ती है तो उसके नीचे आपको फैट की लेयर बहुत साफ साफ देखने को मिलती है। फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बॉडी के उन सारे हिस्सों में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हाल ही में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे ये लेयर्स को मैंने देखा हुआ था, ये विजिबल होती हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स जो होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े से फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के बड़े बड़े से लोब होते हैं जो आपको देखने को मिलता है। दरअसल ये एडिपोज टिश्यू होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडिपोज टिश्यू जो होती हैं वो फैट को स्टोर करती हैं। जो एक्स्ट्रा फैट्स हमारी बॉडी में होता है वो स्किन के नीचे जो है एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये सारी बातें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। दरअसल मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस स्ट्रक्चर में, वो ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट होती है वो पाई जाती है अक्सर हमारे लंग्स वाले पोर्शंस के ऊपर, मतलब जहाँ पे हमारी रिप्स होती है। रिप्स मतलब वो बोनी एरिया, वो पूरा का पूरा बोनी केस जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रहे हैं। ये वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स ही हमारे रिप्स हैं, हमारे बोन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रंट से जब आप देखेंगे तो ये बोन्स के जस्ट ऊपर होते हैं और आपको पता है कि बोन्स के जस्ट बीच में, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है तो मैं हमारे जो पूरा का पूरा जो रिब केज होता है, उस रिब केज में हड्डियों के बीच में आपको मसल्स देखने को मिलती हैं। तो ये वो जो मसल्स होती हैं इन्हीं को हम इंटरकॉस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, जो हमारे रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं या सारी रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं जो हमारे लंग्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, बंद रखती हैं, एकदम क्लोज रखती हैं। ऐसा नहीं कि केवल रिब्स होती हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं ये आपके उसके ऊपर एक मसल्स की लेयर्स होती है और उसके ऊपर जो सबसे बाहर की तरफ मसल्स होती है उस मसल्स का नाम होता है पेक्टोरैलिस मसल्स। ये जो पेक्टोरैलिस मसल्स होता है यहीं से शुरुआत होती है हमारे मेमोरी ग्लैंड की या फिर मेमोरी की। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि मेन चेस्ट वॉल हमारी यही होती है, जिसको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक, और बाकी पेक्टोरल्स जो होती है वो आपको बेसिकली ब्रेस्ट वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जिसमें थोड़े से उभार देने में इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। अब देखिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मेल्स में क्या होता है कि मेल्स में अक्सर आपने देखा होगा जितने भी फैटी लोग होते हैं या फिर जितने थोड़े से हैवी शरीर के लोग होते हैं उनमें आपको ये फैट्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें क्या होता है, फैट्स भाई जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे फूड तो ये फैट्स ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ग्लोब्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ फैट इकट्ठा हो जाता है। लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर इस
स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस जगह पे। हमारे बॉडी में क्या होता है, मेल बॉडीज़ के अंदर, वहाँ पे ये फैट्स होते हैं, वहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, निपल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वाकई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क का सिक्रीशन होता है, वो स्ट्रक्चर्स मेल बॉडी के अंदर आपको एब्सेंट देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए आप, जैसा कि मैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये पूरा एक एक लोब है। क्या है, लोब है। अब मैं इन लोब्स की अगर बात करूं तो ये जो एक एक लोब्स आपको देखने को मिल रहे हैं यही वो लोब्स होते हैं, और इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे गोले गोले से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये देखो नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा सा जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो पूरा बड़े बड़े स्ट्रक्चर होता है, इन्हें हम लोब्यूल बोलते हैं, और इनके अंदर जो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्कुलर सर्कुलर से, इन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसको पहले अब बात आपको समझ लेना है। एनसीईआरटी ने इस बात को क्लियर किया हुआ है, उसमें उसने एल्वियोलाई को दिखाया हुआ है, लेकिन लोब को उतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं किया है। लेकिन मैं बता दूं कि ये लोब के बारे में एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि कितने लोब होते हैं, 10-12 जो भी वो बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस लोब को देखें तो ये लोब होते हैं और इसी लोब में एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। अब आप कहोगे सर मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो एल्वियोलाई में होता है, और एल्वियोलाई की लोकेशन कहाँ होती है, लोब्यूल में। तो हम बेसिकली मोटा मोटी बात कह सकते हैं कि लोब्यूल के एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन बेसिकली होता है, और यहीं से चीज़ें सिक्रीट होती हैं। जब यहाँ से चीज़ें सिक्रीट होती हैं तो यहीं पे आप अगर देखिए तो ये येलो कलर की कुछ डक्ट आई रहती है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डक्ट, आपको पता है डक्ट का मतलब होता है जो भी बॉडी हमारी मिल्क प्रोडक्शन करे या हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उसको कलेक्ट कौन करता है, उसको कलेक्ट करती है यहाँ पे पहुंची हुई डक्ट्स। ये डक्ट हमारे लोब्यूल तक आई रहती हैं। कहाँ तक आई रहती हैं, ये डक्ट हमारे लोब्यूल तक आई रहती हैं। ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है हमारे लोब्यूल तक फैली रहती हैं, जो यहाँ से मिलने वाले मिल्क को, जो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले मिल्क को पहुँचाती हैं कहाँ तक, लेटिसिफेरस डक्ट से, इसी को हम लेटिसिफेरस डक्ट कहते हैं। और यही डक्ट जो है इस लोब्यूल के थ्रू मिलने वाली चीज़ को निप्पल तक जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो ये आपको क्लियरली बात एक तरीके से समझ में आ रही होगी, राइट। समझे मेरी बात कि नहीं। अब फिर से मैं आपको एक बार इस डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बहुत ही ध्यान से इस डायग्राम को, आप देखिए बगल में मैंने आपको यही चीज़ बताया कि वो डायग्राम ओरिजिनल है, ये थोड़े से टिपिकल डायग्राम है। देखिए यहाँ पे आपको फैट्स दिखा रहा है, राइट, इसको हम लोग फैट्स कहते हैं। फैट्स के बारे में अब आपने अच्छी तरीके से जान लिया। अब ये लोब हैं, ये पूरे, अगर मैं इनको पूरा कंप्लीट बोलूँगा तो ये क्या है, लोब्यूल हैं। क्या है, लोब्यूल हैं, राइट। अगर मैं पूरे की बात करूँगा तो ये लोब्यूल हैं, जो किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी है। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका पार्ट बताया था मैंने आपको, ग्लैंडुलर टिश्यू याद होगा अगर आपको, तो ग्लैंडुलर टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, स्पेशल एपिथेलियल सेल होती हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू आप देख रहे हो, इसी ग्लैंडुलर टिश्यू में ये एल्वियोलाई की होती है। एल्वियोलाई इन्हीं ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। ये पूरा एक लोब्यूल है, और इसमें जो एक सिंगल है ये क्या है, हमारा एल्वियोलाई है, जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, ये बात क्लियर है। और बाकी यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं जो इनको जोड़ने का, लेकिन ये फिजिकल सपोर्ट देते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि ये मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे नाम तो नहीं बताया है, यहाँ नाम को कम किया है, लेकिन बातें बताई हुई। तो नाम तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो सिंगल, अगर मैं बात करूँगा एक सिंगल, जैसे ये अंगूर के गुच्छे जैसा लग रहा है, तो अगर ये सिंगल की बात करूँगा तो सिंगल एक एल्वियोलाई है। लेकिन पूरा कंप्लीट बात करूँगा, एक गुच्छे की बात करूँगा, तो ये हमारा लोब्यूल है। क्या है, लोब्यूल, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा विजिबल होते हुए, ठीक। अब देखिए, जब इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है कि आपको मिल्क का प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, आपको मिल्क का प्रोडक्शन करना है, तो इसी एल्वियोलाई में एक सिंगल एल्वियोलाई है, सारी एल्वियोलाई सिंगल एल्वियोलाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए एक सिंगल एल्वियोलाई का डायग्राम देखिए। अब आप ये देखिए, अब इस सिंगल एल्वियोलाई का डायग्राम देखिए। अभी तक आप पूरा कंप्लीट लोब की बात कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंगल एल्वियोलाई आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो एल्वियोलाई आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हैं हमारी मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। क्या है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, और ये सब हमारे बड़े बड़े से लोब्यूल हैं।
अब यहाँ पे मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स को देखिए तो ये यहाँ से मिल्क को सिक्रीट करती हैं हर एक सेल्स जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। और ये सब मिल्क को सिक्रीट करके कहाँ भेज देती हैं? लैटिसिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट में भेज देती हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डक्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ तक गई हुई है, ये डक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये डक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हर एक एल्वियोलाई तक डक्ट गई है कि नहीं? यही तो डक्ट की मैं बात कर रहा था, जो यहाँ तक गई हुई है। तो ये डक्ट जो है, लैटिसिफेरस डक्ट जो है, वो मिल्क को कहाँ से कलेक्ट करता है? एल्वियोलाई से। क्या मैंने बताया? एल्वियोलाई इंफॉर्मेशन ब्रेन से आएगी। एल्वियोलाई जो है उसको क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन से मिल्क को प्रोडक्शन करेगा। कौन सा हार्मोन्स आएगा? प्रोलैक्टिन आएगा, राइट? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आएगा, वो हमारे इन सेल्स को कहेगा, एल्वियोलाई वाले सिंगल सेल, हर एक सेल्स को कहेगा कि आप मिल्क को क्या करिए? बनाइए, मिल्क को सिक्रीट प्रोड्यूस करिए। फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन आएगा। ऑक्सीटोसिन इनमें वॉल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीटोसिन का काम कॉन्ट्रैक्शन का होता है ना। तो ये जो एल्वियोलाई के सेल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये एल्वियोलाई के सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो सारा का सारा मिल्क इस सेल से निकल करके डक्ट में आ जाएगा। और डक्ट से होते हुए देखो, डक्ट से होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? निप्पल तक पहुँच जाएगा, जहाँ से बच्चा उसे अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। तो बात समझ में आया? तो अगर मैं क्लियरली आपको बताऊँ तो क्लियरली एक को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आपको करना है तो शॉर्ट में आप कैसे करोगे? शॉर्ट में अगर आपको इसको बताना पड़ेगा तो आप ऐसे करोगे। देखो, नंबर 1 बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से आई। ब्रेन से सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको टेकअप की, उसने इंफॉर्मेशन दिया प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, पीआरएल को। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो आया कहाँ तक? हमारे एल्वियोलाई सेल तक, एल्वियोलाई तक आया। एल्वियोलाई जो है वो कहाँ होता है? इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोब्यूल में होते हैं। तो ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई मेक्स लोब्यूल, ऐसा मेक लोब्यूल। तो एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई ने क्या किया? मिल्क प्रोडक्शन किया। और मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद ऑक्सीटोसिन आया। दोबारा ब्रेन से क्या आया? ऑक्सीटोसिन आया। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया कि यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया एल्वियोलाई को। तो सारा का सारा जो मिल्क है वो सेल से बाहर निकल करके, सेल से बाहर निकल कहाँ चला गया? लैटिसिफेरस डक्ट में। लैटिसिफेरस डक्ट, और लैटिसिफेरस डक्ट से होता हुआ फिर निप्पल से बाहर निकल आता है। तो यही चीज़ है मेमोरी ग्लैंड की प्रॉपर चीज़, जिसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। अब यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप सिंपली इस डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये डायग्राम आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। अब पाथवे आपको पता है। देखिए यहाँ पे बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने मदर के जैसे ही मिल्क को सक करने के लिए बच्चा निप्पल को जो है सक करता है, तुरंत वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे के टच को, बच्चे के फील को वो आइडेंटिफाई करते हैं, और ये रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं? मदर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मदर की ब्रेन होती है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है, नंबर 1 ऑक्सीटोसिन और नंबर दूसरा प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन देखो यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन्स का वो आपके क्या करेगी? मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। देखो लैक्टोसाइड जिसे आप बोलते हो इन मेमोरी एल्वियोलाई, यहाँ पे जो आप एल्वियोलाई देख रहे हो, एल्वियोलाई की वॉल में लैक्टोसाइड्स होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। जब मिल्क प्रोड्यूस होगी तो यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होगी और दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीटोसिन एल्वियोलाई की वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करते ही ये मिल्क जो है वो लैटिसिफेरस डक्ट में जाएगा, और लैटिसिफेरस डक्ट से होता हुआ ये देखो, ये लैटिसिफेरस डक्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये यहाँ से होता हुआ निप्पल के थ्रू बाहर निकल आया। ठीक, क्लियर है ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरीके से मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो सिंप्लीफाई पे सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब और सिंपल डायग्राम देखिए बगल में इस डायग्राम को आप देखेंगे, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स एकदम से क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो सबसे पहले नीचे से हम इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चा है ना। अब देखिए बच्चे ने मिल्क को सक किया। जैसे ही बच्चे ने मिल्क को सक करने चाहा, तुरंत यहाँ पे एक रिसेप्टर है जिसका नाम भी दिया हुआ है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो गया निप्पल का। उसने इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र किया ब्रेन तक। कहाँ तक ट्रांसफर किया? ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये प्रो इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ये जो है जब रिलीज हुआ, PIH हार्मोन जब रिलीज हुआ तो इसने क्या किया कि जो हार्मोन्स जो प्रोलैक्टिन इनहिबिट पड़ा था उसको, इस सेल को इसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट हो गया। देखो
एरो ऊपर की तरफ। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एंटीरियर जो पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रोका हुआ था, अब वो रिलीज करना शुरू कर दिया। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ तो मिल्क सिक्रीट होने लगा। कहां से? एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई ने मिल्क तो बना दिया, लेकिन एल्वियोलाई के सेल के अंदर अभी मिल्क है। जैसे ही बच्चे ने उसको टच किया था, साथ में पीआईएच के साथ में ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हुआ, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो वो पहुंचा, और जो आपकी एल्वियोलाई है वो बनी है स्मूथ मसल से। किससे बनी है? स्मूथ। और स्मूथ मसल कैसी होती? इनवॉलेंट्री एक्शन, तुरंत उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ, मिल्क क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ, और मिल्क बच्चे के मुंह के अंदर ट्रांसफर हो गया, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स है, ये जो पूरा का पूरा तरीका है, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, वो इसी तरीके से काम करता है। यहां पे आप एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चाहे पीआरएल हो चाहे आपका ऑक्सीटोसिन, दोनों ब्लड के थ्रू ही आएंगे। इसीलिए डायग्राम में मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि ब्लड कैपिलरी पूरे ओव्यूल तक फैली हुई होती हैं। आशा है बेटा आपको वीडियो पसंद आया। बताना वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।